हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने क्लास 11th का जो कल डिस्कस कर लिया था रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका हम यहाँ यूज करेंगे 11th क्लास में भी, और जिनको हम स्टैंडर्ड मतलब डायरेक्टली इस टाइप का फंक्शन होता है तो ऐसा होता है, रेंज ये होगी, डोमेन ये होगा और ग्राफ ऐसा होगा। एग्जैक्टली जो हमें पढ़ना है मेनली वो ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आई थिंक हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एज यू वांट, जो भी आप चाहें वो चैप्टर हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ये आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के, और फिर हम मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन आएगा, वो पहला फंक्शन जो आता है वो हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। नेम क्या है इस फंक्शन का? पहला जो फंक्शन है उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, भाई इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी मतलब होता है कि खुद पे, ठीक है, हमारी, ठीक है। तो ये फंक्शन आपने ऑपरेट कराया f(x) r to r। अब ये r to r का मतलब समझ रहे हैं आप? इस r का मतलब है रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इस आर का भी मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ दोनों जो आर हैं वो एग्जैक्टली सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो f(x) be a function from r to r, ठीक है, f be a function from r to r। और ये कैसा होगा कि f(x) is equal to x। इसका मतलब क्या है भाई? आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी मतलब क्या होती है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, इसका मतलब आपका प्रूफ है कि आप ये हैं एग्जैक्टली। तो इस फंक्शन के पास एक प्रूफ है कि आप जो ये एक्स लेते हैं एग्जैक्टली ये वापस आपको मिरर इमेज दे देता है। मतलब आप जो एक्स लेंगे इसका फाइनल आंसर भी उतना ही आएगा। लाइक जैसे रियल नंबर के सेट से हम एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, एफ एक्स भी 0 आएगा। एक्स इक्वल टू 1 लेंगे तो एफ एक्स भी 1 होगा। एक्स 2 हो जाएगा तो एफ एक्स भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब आप x की जो वैल्यूज ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग y की आपको एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है वो भी r होगा, और रेंज भी क्या होगी इसकी? r। डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर r, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन f इज r। तो ये आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और अब आते हैं ग्राफ कैसे बनता है। भाई ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y एक्सिस। यहां हमने लिया 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड this -1 -2 -3। तो मैं इसी पे कुछ देखता हूँ। अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 पे f(x) कितना आया? 0। मतलब x इक्वल टू y, f(x) की वैल्यू क्या है? y भी तो ले सकते हैं, y इज इक्वल टू f(x). तो x इक्वल टू 0 पे y भी 0 है, x इक्वल टू 1 पर y 1 आ जाता है, 2 पर 2 आ जाता है, 3 पर ये भी 3 है, 4 पर ये 4 है, 5 पर ये 5। तो आपको कुछ इस टाइप का एक लाइन मिलेगी, ठीक है। ऐसी -1 पे -1 आएगा, -2 पे -2 आएगा, -3 पे -3 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस टाइप से फंक्शन मिल जाएगा, क्लियर है। ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। f(x) इक्वल टू x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर है। आपकी डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर पूरा, और रेंज क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं, इतना ही याद रखना है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं जी। नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन जी। कांस्टेंट फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन होता है। ये कहता है कि आप x कुछ भी लाओ, आप x मेरे पास कुछ भी लेके आइए, मैं आपको फाइनल में एक ही वैल्यू दूंगा। आप x 0 रखेंगे तो भी मैं वही दूंगा, 1 रखेंगे तो भी मैं सेम वैल्यू दूंगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, -1/2 1/2 3, एग्जैक्टली एज यू वांट, ठीक है। जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बट मेरी एक प्रॉपर्टी है कि मैं आपको बिल्कुल सेम वैल्यू दूंगा, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट,
इसका मतलब ये चेंज नहीं होता है, फिक्स हो गया है कि आप x को कहीं भी ऊपर नीचे वेरी कराइए, आप फिक्स हो गए हैं कि इस c से आप नहीं हटेंगे। तो ए फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम R to R, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन और कोडोमेन दोनों R होते हैं, दैट इज द कोडोमेन, दिस इज द डोमेन। एंड fx is equal to c, where c be any constant आप k ले सकते हैं, k and k belongs to set of real number, मतलब ये जो k होगा ना ये भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। fx इक्वल टू k है, आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी y k आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो भी y k आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे y इक्वल टू k आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा? तो ऐसा इसलिए आ रहा है, इधर तो x की बात है ही नहीं, इधर तो x की कोई टर्म ही नहीं है। जब x की कोई टर्म नहीं है तो इधर की x की वैल्यू से राइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो हर बार वो क्या देगा, x इक्वल टू 10 पर y भी k देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। भाई डोमेन में क्या ले रहे हैं, x की वैल्यूज, जो आप x की वैल्यूज लेते हैं एग्जैक्टली वो होता है इसका डोमेन। तो आपने x इक्वल टू क्या लिया, इसकी वैल्यूज ली है, ठीक है, क्या लिए हैं, वैल्यूज। तो जो x की जो वैल्यूज ली है वो आ गई डोमेन में, तो डोमेन f हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। बट हम क्या देख रहे हैं, तो y की तो हर बार हमें k ही वैल्यू मिल रही है, y की तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब इसकी रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो है k, ठीक है। ये हो गया इसका रेंज। अब उसके ग्राफ पर आ जाते हैं, चलिए। अब मुझे नहीं पता ये कि एग्जैक्टली कहां लाई कर रहा है, वाई पर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने माना कि यहां लाई कर रहा है, ठीक, यही लाई कर रहा है, x 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आप ये देख रहे हैं x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पे भी k है, 2 पर k है, 3 पर k है, 4 पर k है, 5 पर k है, 6 पर k है, 7 पर k है, 8 पर k है, 9 पर k है, 10 एंड टू द इंफिनिटी। तो ये कुछ इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। 0 पर भी k रहेगा, -1 पर भी k रहेगा। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे होता है डिफाइन, fx इक्वल टू बी एनी कांस्टेंट, चाहे fx इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज होगा कि एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। और ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन आती है k के सामने, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूलस फंक्शन। नाम बड़ा अच्छा है और फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं सिर्फ यहाँ वही डिस्कस करूंगा जिसका यहाँ मैक्सिमम यूज होगा। और मॉड्यूलस फंक्शन आपका यहाँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे ही हम 12th में पहुंचेंगे स्टार्टिंग यहीं से होती है मॉड्यूलस फंक्शन। बिल्कुल इसी की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता है। तो उसके बारे में अभी हमें एग्जैक्टली नहीं बात करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि मॉड्यूलस फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होता है कि f be a function defined from set of real number to set of real number, ठीक है। और डिफाइन कैसे होगा कि fx is equal to x and minus x when x is greater than or equal to 0 and when x is less than 0, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मान लीजिए मैंने x इक्वल टू लिया है 1, x इक्वल टू 2 लिया है, x इक्वल टू 3, और फिर मैं आपको इन तीन पर वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, -2 पर और -3 पर। ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो डोमेन तो इसका सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा क्योंकि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं वो रियल नंबर से ले रहे हैं सारी, ठीक है। तो डोमेन तो इसका एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 लिया, तो x इक्वल टू 1, यहाँ देखो 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है,
वन पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ आएगा, तो इसका मतलब एग्जैक्टली एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेम। तो एफ एक्स भी कितना हो गया 1। 2 पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी कितना हो गया 2 हो गया। x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है इतना? नो प्रॉब्लम। भाई x की वैल्यू जब जब पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन ये वाला वर्क करेगा, मतलब जो आप x ले रहे हैं वही सेम एफ एक्स हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स कितना हो गया 1 हो गया, x इक्वल टू 2 पे एफ एक्स कितना हो गया 2 हो गया, x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स कितना हो गया 3। इतना काम हो गया कंप्लीट। क्लियर है? अंडरस्टैंड? चलिए अब -1 पे बात करते हैं। देखो x इक्वल टू -1 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो x क्या है -1 मतलब लेस देन 0, मतलब ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, मतलब एफ एक्स जो हो जाएगा वो -x के इक्वल होगा। ठीक है? अब ये बड़ी समझने वाली बात देखो, जब एफ एक्स -x होगा इसका मतलब f -1 पे वैल्यू रख रहे हैं ना, f -1 की वैल्यू निकाल लें तो जाएगा माइनस और x की वैल्यू -1, तो आंसर कितना है 1 है ना। -2 पे निकाल लेंगे तो फंक्शन वर्क करेगा। ये x का और माइनस का सिर्फ इतना लेना देना है कि ये जो x रहेगा वो एग्जैक्टली यहाँ सेम टू सेम रखा जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव ही रखी जाएगी। f -2 तो -2 दिस इज 2। f -3 पे निकाल रहे हैं तो -3 और ये 3। तो एक बात बड़े ध्यान से देखो, जब 1 2 3 रख रहे थे तब भी आंसर 1 2 3 आ रहा था, और जब -1 -2 -3 रख रहे थे तब भी आंसर 1 2 3 आ रहा था। निगेटिव तो वैल्यू नहीं दे रहा है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है इसका मतलब रेंज में 0 टू इंफिनिटी की वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव। ठीक है? आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है? तो डोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर हो गया है और रेंज इसका कितना हो जाएगा पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है? क्योंकि ये x इक्वल टू 1 जब पॉजिटिव लेते हैं तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, और जब x निगेटिव लेते हैं तब भी फंक्शन क्या लेता है निगेटिव वैल्यू ही लेता है। सॉरी, जब निगेटिव वैल्यू लेते हैं तब भी फंक्शन पॉजिटिव ही देता है। तो मॉडुलस फंक्शन को इसलिए यूज किया जाता है कि आपका ये निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, ये हमेशा उसे क्या बना देता है पॉजिटिव ही बना देता है। और इसलिए हम इस फंक्शन को एग्जैक्टली जो डिफाइन करते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और डिफाइन होता है इस टाइप से किया। ठीक है? मैं जानबूझ के नहीं लिखाता होता है। क्लियर है? तो इसलिए इसको एग्जैक्टली ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो ये साइन जहां आएगा वो मॉडुलस का साइन आएगा। मैंने एक जो फर्स्ट चैप्टर में सेट पढ़ाया था तो वहां आपको एक बताया था ए, that is the sign of cardinality of a set, मतलब number of element in a set is called the cardinality of set। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, this is the modulus function and this is the sign of cardinality। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, बट आप इसको समझ लीजिए लोएस्ट वाला एकदम उल्टा है इसका। ठीक है? नाम से भी अपोजिट है एक दूसरे के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो कभी भी फंक्शन को हमें याद रखना है तो रटना नहीं है ना? क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। देखो जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब जो खुद भी ऑपरेट हो रही हो, मतलब x इक्वल टू x। सेकंड कांस्टेंट मतलब जिसका रेंज कांस्टेंट हो जा रही है, दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। मॉडुलस मतलब जिसमें हर वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया जाता है, दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। मतलब डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज हो गया पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। अब नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर मतलब भाई जो भी ये रेंज देगा वो इंटीजर देगा, जो भी वो रेंज देगा वो इंटीजर देगा। ठीक है? इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन तो आपको रखना है सेट ऑफ रियल नंबर। भाई रियल फंक्शन है तो डोमेन तो हर बार ये रहेगा ही, डोमेन से तो बात ही नहीं करनी है, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है। जो चेंज होंगी वो रेंज चेंज होगी। ठीक है? अब ये इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बड़े ध्यान से देखना है। चलिए फोकस करिए। अब मान लीजिए जैसे मैंने एफ एक्स की वैल्यू रखी, कुछ मैं वैल्यू लिख रहा हूं 1, 1.5, 2, 2.35, 3.123 and x equal to 4.00000001 है ना?
क्लियर हो जाएगा। देखो अब मुझे इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है इसकी, तो जब मैं एफ एक्स निकालूंगा f1 तो मैं रखूंगा 1, है ना। जब मैं f1.5 निकालूंगा तो मैं इसको यहाँ रखूंगा ऐसे 1.5। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, जो आपको ये ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर। यहाँ वैल्यू निकालनी है मुझे f2 की, तो मैं इसको लिखूंगा 2। जब मुझे निकालनी है 2.35 तो ये हो जाएगा 2.35। जब मुझे निकालना है 3.123 तो मैं इसको लिखूंगा 3.123, ठीक है। और जब मैं लिखूंगा f 4.000001 तो यहाँ लिखूंगा 4.00001। क्लियर। अब इसकी मुझे वैल्यूज निकालनी है, तो इसकी वैल्यूज देखो भाई, ये जो मैं वैल्यूज निकालूंगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और उसी के बेस पर वो वर्क कैसे करता है वो मेरा मतलब है समझाने का, ठीक है। देखो भाई, जब इसके अंदर इंटीजर आएगा तो ये एग्जैक्टली इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही देगा। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 100 पे 100, 200 पे 200, 121 पे 121। मतलब जब इंटीजर वैल्यू आएगी तो ये इंटीजर देगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे, मुझे इतना विश्वास है कि आप 10th पास करके आए हैं, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू भी देगा। तो 1 पे 1, 1.5, 2 पे 2, ठीक है। बट ये इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं है, तो जब इंटीजर नहीं है तब क्या करेगा भाई, नाम से डिफाइन है, इंटीजर हो ना हो वैल्यू आंसर इंटीजर ही देगा। देखो 1.5 के लेफ्ट में, मतलब इससे कम इंटीजर कौन सा है भाई, यहां 1 है और यहां 2 है, तो इसके 1.5 आएगा यहां। इससे पीछे की साइड इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो ये 1.5 पर भी 1 ही देगा। 2.35 पर मिनिमम इंटीजर ये वाला इंटीजर देगा, 3 वाले पे 3 देगा, और 4.4 से ज्यादा है इसका मतलब 4 देगा। क्लियर है। 5 पॉइंट समथिंग है तो ये 5 देगा, 6 पॉइंट समथिंग है तो 6 देगा। और अच्छा, ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे ही 2 पॉइंट कुछ शुरू होगा, जैसे ही 2 पॉइंट कुछ शुरू हो जाएगा, 2 से जैसे ही हम हल्का सा भी आगे चलेंगे तो इसकी पूरी वैल्यूज 2 ही रहेगी जब तक 3 नहीं आ जाएगा। तो एक बात यहां से नोटिस करो कि वैल्यू x की आप कुछ भी ले रहे हो, लेकिन फाइनल वैल्यूज आपको हमेशा क्या मिल रही है, इंटीजर ही मिल रही है, इसलिए इसका नाम इंटीजर फंक्शन है। बट उल्टा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसमें ग्रेटर वैल्यू ली जाती है, और अगर लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 1.5 का 2 लिया जाएगा। बस इतना डिफरेंस है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन सेट ऑफ इंटीजर्स आई, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। तो आई से कह लीजिए, या आपकी बुक में हो सकता है जेड लिखा हो तो मैं जेड लिख देता हूं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पहले मैं इसका ग्राफ डिस्कस कर देता हूँ एक बार छोटा सा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ में इसके। देखो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉजिटिव के लिए देख रहा हूँ। देखो जब भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच रहेंगी तो 1 रहेगा, है ना। जब भी 0 से 1 रहेंगी तो 0 रहेगा ना, ठीक है। जैसे ही 1 पे और 1.2 के बीच है तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर है। मतलब जब भी x की वैल्यूज 1 पे 1, 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, तो ये यहां से यहां तक ऐसे रहेगा। ये यहां इस टाइप से इसलिए बनाते हैं ऐसे कि ये 1 पॉइंट से शुरू हुआ है। अगर ये मैं इसको फिक्स कर दूंगा, ग्राफ बनाने का बड़ा अपना मेथड है, अगर मैं इसको ऐसे डॉट बना दिया तो इसका मतलब इस पॉइंट पर पहुंच गया है तो भी 1 वैल्यू दे रहा है, बट गलत हो जाएगा। ये 2 पर जाकर नहीं देता है 1 वैल्यू, तो 2 पर जाकर गैप करेगा 2 वैल्यू देगा। तो ये ऐसे, ठीक है, फिर 3 से ऐसे,
क्लियर है? तो ये इस टाइप से बनता है, इसलिए इसको स्टेप मेथड भी कहते हैं, ठीक है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हाँ जी, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन और हम आज पढ़ेंगे और खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसका। डोमेन लिख लीजिए, इसकी आर होती है, और रेंज में क्या आएगा जल्दी बताइए। देखो 1 - 1 जीरो देगा हमेशा, इंटीजर पे जब भी वैल्यू देगा तो जीरो देगा, और इंटीजर के अलग जब भी वैल्यू देगा, मान लीजिए आप 1 पे निकाल रहे हैं, तो f1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 - 1, तो 1 - 1 हमेशा जीरो, तो इंटीजर जब भी आएगा तो ये आंसर जीरो देगा, ठीक है। और जैसे ही आप 1.65 रखते हैं तो ये जाएगा 1 - 1.65 - 1, तो ये जाएगा 1.65 - 1, आंसर आएगा 0.65। तो ये आपको ये वैल्यूज देगा, एग्जैक्टली 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा आपको हमेशा, ठीक है। 0 से 1 के बीच की वैल्यू कभी भी, मान लीजिए 2 माइनस करेंगे तो भी 0.65, इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच आएगी, कभी 1 भी नहीं आएगी, 1 पे भी नहीं आएगी, 1 पे 1 ही रहेगा, क्लियर है। तो जो यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये डोमेन और ये रेंज इसकी। इसको देखो, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस x और 0, जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x लेस देन 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखो, ऐसा क्यों किया मैंने, ये क्या है, x है सेम, ये है मॉडुलस x, जो अभी फंक्शन बताया था, दो तरीके से ओपन होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो x लिखा जाता है, जब x लेस देन 0 हो तो माइनस x लिखा जाता है। मैंने ये सब कैंसिल किया तो फाइनल मेरे पास बचता है 1 - 1 और 0, तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0। इसका मतलब डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि आप रियल नंबर में से कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, रियल नंबर से कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, आपको फाइनल आंसर सिर्फ 3 ही मिलेंगे। जब भी वैल्यू x से ग्रेटर देन 0 होगी तो 1 आंसर आएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो -1 आएगा, और 0 पर 0। तो इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यूज होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो भी चैप्टर आप इंटरेस्टेड हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज यू वांट, जो भी पढ़ना चाहते हो वो चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मंडे से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं मंडे में न्यू लेक्चर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।